हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करवाऊँगा। एनसीईआरटी के हर एक लाइन में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को बताऊँगा। साथ ही साथ आकाश का माइंड मैप से भी आपको रिवीजन करवाऊँगा और इस टॉपिक से कितने कौन कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी बताऊँगा। तो एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। केमिकल कंबाइनेशन का जो लॉ है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अर्थात केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ कंबाइंड करती है, रिएक्टेंट जब रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण कर लेती है तो वो किस तरह से कौन कौन रूल का पालन करेगी उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। द कंबाइनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय फॉलोइंग 5 बेसिक रूल। एलिमेंट जब कंबाइंड करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, कंपाउंड का, तो निम्नलिखित 5 रूल का पालन करेगी। तो उसमें पहला रूल कौन कौन है उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट रूल देखेंगे, उसको फिर देखेंगे सेकेंड रूल। इस तरह से टोटल 5 रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास क्या होती है, कंजर्व होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, अर्थात ये बदलती नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन देखिए। दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोन लीवेन इन 1787। 1779 ईस्वी में इस लॉ को दिया। उस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोइन लिवेजियर, जो 1779 ईस्वी में इस नियम को दिया। ही परफॉर्म केयरफुली एक्सपेरिमेंट फॉर combustion reaction and reach the conclusion that all physical and chemical change। देखिए, उन्होंने केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया कौन सा रिएक्शन पे, तो कंबसन रिएक्शन पे केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कंक्लूजन निकाला ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जितने भी प्रकार के फिजिकल चेंज होगा और केमिकल चेंज होगा उस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला। देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान जितने भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है उसके दौरान नेट चेंज नहीं आती है मास में, अर्थात मास क्या होगा तो कांस्टेंट होगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा पैमाना लिया गया, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। हेंस he reached the conclusion that matter can neither be created nor be destroyed। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस लाइन को आप याद रखेंगे। उसमें उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मैटर जो होता है ना ही क्रिएटेड किया जाता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉयड की जाती है, अर्थात ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होती है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहा गया, क्योंकि इसमें ना ही मैटर क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और ना ही इसमें ना ही मैटर डिस्ट्रॉय होगी और ना ही क्रिएट की जाएगी, मतलब ना ही निर्माण होगा और ना ही विध्वंस होगी, वो क्या होगा, कंजर्व होगा। दिस लॉ फाउंड द बेसिस ऑफ सेवरल लेटरल डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। इस लॉ के आधार पे कई सारा डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री में। इनफैक्ट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके द्वारा हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट किए, किसका, मास का, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मास का एग्जैक्ट, इस लॉ के द्वारा हम लोग मेजरमेंट किए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा केमिकल लॉ है जिसके द्वारा हम लोग रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, वो कौन सा लॉ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको एंटोन लिवेरियस का लॉ भी बोल सकते हैं, जो कितना ईस्वी में दिया गया था, तो 1789 ईस्वी में ये लॉ दिया गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बात समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट एंड केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेड बाय
ल्यूबेरियस, और केयरफुली ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको प्लान किया गया। किसके द्वारा प्लान किया गया? तो ल्यूबेरियस साहब के द्वारा दिया गया। तो इसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये नियम देने वाले साइंटिस्ट का नाम एंटोन ल्यूबेरियस था। कितना ईस्वी में दिया था? तो 1779 ईस्वी में, नहीं 89 ईस्वी में ये नियम दिए। उन्होंने केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया। कौन रिएक्शन पे? तो कंबसन रिएक्शन पे। और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंज होता है उसमें मास क्या होता है? तो नेट मास चेंज नहीं होती है। अर्थात मैटर ना ही क्रिएट की जाती है और ना ही डिस्ट्रॉयड की जाती है। और इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहेंगे। इसमें रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मास का एग्जैक्ट क्या होता है? मेजरमेंट होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन था। तो उम्मीद करती हूँ ये सारा लाइन समझ में आ गया होगा। आकाश के माइंड मैप से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं उस सारा पॉइंट को। तो देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल कम्बिनेशन का लॉ है, उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंक्लूडेड डाइट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें इंक्लूड किया गया जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंज है उसको इसमें क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द चेंज। इसमें कोई भी मास का चेंजिंग नहीं, नो नेट चेंज, मतलब नेट चेंज मास का नहीं होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, चाहे उसमें फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो। इसी बात को एनसीईआरटी में हम लोग डिटेल से देखे हैं। सेकेंड जो लॉ पढ़ेंगे उसको देखिए, उसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका भी एक एक लाइन को देखेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी देखते हुए पढ़ेंगे। चलिए देखिए, दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट। ये जो लॉ दिया था वो कौन थे? तो फ्रांस के केमिस्ट, जिसको हम लोग फ्रेंच केमिस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, और इसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। इनका नाम क्या है दोस्त? तो जोसेफ प्राउस्ट है, जो यहाँ पे दिया गया है। इनका जन्म से लेकर के मृत्यु तक के अवस्था, पूरा कार्यकाल का समय भी दिया गया है, 1754 से लेकर के और 1826 का। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, नीट में तो कोई भी एनसीईआरटी का लाइन से सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये सब लाइन नहीं उठाया है। ही स्टार्टेड द अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्जैक्ट सम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। देखिए, उन्होंने दिया ही स्टार्टेड डाइट अ गिवन कंपाउंड, दिया गया कंपाउंड ऑलवेज कंटेंट एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन, एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब वेट के जो कंपाउंड दिया रहेगा, जो कंपाउंड दी रहेगी, मान लीजिए कंपाउंड दे दिया CO2 दे दिया। ठीक है, CO2 दे दिया, फिर H2O दे दिया, H2O दे दिया, या कोई भी और कंपाउंड है, कोई भी NH3 ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, C6H12O6, C6H12 एंड O6, मतलब आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा, क्या बताया गया? अ गिवन कंपाउंड, जो दिया गया कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। उसका वेट का जो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा, मतलब ना कहीं कभी ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। सबका ये कंपाउंड ले लीजिए, इसका एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा उसका सेम प्रोपोर्शन होगा, मतलब कभी भी पॉइंटेड में प्रोपोर्शन नहीं होगा। अगर होगा भी तो सबका सेम होगा। अगर 2 का मल्टीपल होगा तो 2 की होगी, 4 का मल्टीपल होगा तो 4 का होगा। यहाँ पर देखिए 6 का मल्टीपल है ना, 6 12 6, तो 1:2 है ना। इसमें देखिए H2O, उसके बाद CO2, तो ये सारा इस रूल का पालन करती हैं। उसके बाद आगे क्या इसमें बता रहा है एनसीईआरटी, खुद ही देखिए। प्रोस्टेड वर्क विथ 2 सिंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट जो है वो 2 सिंपल लिया, किसका? तो क्यूप्रिक कार्बोनेट का। ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोस्टेट, जोसेफ प्रोस्ट जो है वो किस पे काम किया? तो क्या बताएंगे? 2 सिंपल लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट का। ठीक है, वन ऑफ विच वाज अ नेचुरल ओरिजिन, एक का क्या था? नेचुरल ओरिजिन था, एंड अदर वाज सिंथेटिक।
और दूसरा का ओरिजिन कैसा था दोस्तों, दूसरा सिंथेटिक था, मतलब दूसरा को बनाया गया। अब आगे देखिए, ही फाउंड डाइट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। इट का मतलब क्या है, क्यूपरिक कार्बोनेट। क्यूपरिक कार्बोनेट में कंपोजिशन किसका, एलिमेंट का। क्यूपरिक कार्बोनेट में जो प्रेजेंट है कौन, तो एलिमेंट, उसकी कंपोजिशन वाज सेम फॉर बोथ द सिंपल एज सोन। मतलब दोनों सिंपल में क्या था, सेम था। अर्थात सिंथेटिक नेचुरल में लिए उसमें भी सेम था, नेचुरल में लिए उसमें भी सेम था, और सिंथेटिक में लिए उसमें भी क्या था, सेम था। यहाँ देखिए, नेचुरल सिंपल किसका, तो क्यूपरिक कार्बोनेट का लिख देंगे, और यहाँ पे सिंथेटिक सिंपल किसका, तो बोलेंगे क्यूपरिक कार्बोनेट का। और दोनों का देखिए, कॉपर का परसेंटेज देखिए, कॉपर का परसेंटेज, फिर कार्बन का परसेंटेज एंड ऑक्सीजन का परसेंट। तो दोनों में कॉपर का परसेंटेज 51.35 होगा, दोनों में, ठीक है, चाहे वो नेचुरल होगा चाहे वो सिंथेटिक होगा। उसके बाद कार्बन का परसेंटेज देखिए, दोनों में देखिए कार्बन का परसेंटेज तो कितना है दोस्त, 9.74 है। तो इसमें सिंथेटिक में और नेचुरल में भी सेम है। ऑक्सीजन का परसेंटेज देखिए 38.91 है। तो इस दोनों में सिंपल, नेचुरल में और सिंथेटिक में दोनों में सेम होगा। तो ऑल ओवर एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन देने वाले साइंटिस्ट फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट जो जोसेफ प्राउस्ट है। उन्होंने जो रूल दिया वो बताया, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्ट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट सेम प्रोपोर्शन होगा, चाहे उसका नेचुरल ले लेते हैं चाहे सिंथेटिक लेते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्यूपरिक कार्बोनेट को लिया, और क्यूपरिक कार्बोनेट का नेचुरल में देख लीजिए परसेंटेज अलग अलग चीज़ का, कॉपर का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज, और सिंथेटिक्स में देखा तो उन्होंने पाया कि सेम ही प्रोपोर्शन था। जितना परसेंटेज न्यूट्रल में था उतना ही क्या है, नेचुरल में था उतना ही सिंथेटिक में है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आ गया होगा। यही हमारे जोसेफ प्रोस्ट चाचा हैं, ठीक है, और ये है एंटोन लिवेरियस। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों रूल आपको समझ में आ गई होगी। इस टेबल से कंक्लूजन क्या निकाल गया उसको हम लोग देख लेते। देखिए ये नेचुरल था और यह सिंथेटिक, ठीक है, और इसमें देखिए कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है, सेम है। उसके बाद देखिए आगे का लाइन, दस ही कंक्लूडेड डाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, इरिस्पेक्टिव सोर्स, चाहे आप ले लीजिए नेचुरल सोर्स ले लीजिए चाहे सिंथेटिक सोर्स ले लीजिए, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। गिवन कंपाउंड जो है वो हमेशा सेम एलिमेंट, इसमें भी देखिए कॉपर था नेचुरल में भी और सिंथेटिक में भी, नेचुरल में भी कार्बन और सिंथेटिक में भी कार्बन, और नेचुरल में भी ऑक्सीजन और सिंथेटिक में भी ऑक्सीजन था। तो बताया गया है गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, आपस में कंबाइंड करेगी इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, और मास में सेम प्रोपोर्शन होगा। इसमें भी 51%, इसमें भी 51% के अप्रॉक्सीमेट कॉपर, नेचुरल में सिंथेटिक आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी 9.74%, इसमें भी 9.74% कार्बन, इसमें भी ऑक्सीजन 38.91% और इसमें भी ऑक्सीजन 38.91%। तो बोला गया है वो एलिमेंट कंबाइंड करेगी आपस में सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास में, मास के प्रोपोर्शन में सेम होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कन्फाइंड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इस लॉ को, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को कन्फाइंड किया गया। इट इज समटाइम ऑल्सो रिफर टू एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको समटाइम किसके लिए रेफर किया गया, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के लिए भी किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। अगला लॉ देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉ है और इससे भी नीट में सवाल पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। दिस लॉ वाज proposed बाय डाल्टन इन 1803, अर्थात 1803 ईस्वी में डाल्टन ने इस लॉ को दिया। डाल्टन
किस लॉ को दिया, तो उस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नामक नियम को 1803 ईस्वी में कौन सा साइंटिस्ट दिए, क्या बताएंगे, डॉल्टन नामक साइंटिस्ट दिए। ठीक है, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मेरे साथ पढ़िएगा और समझिएगा। इस लॉ के अनुसार इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइंड, अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड करेगी टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट क्या करेगी, कंबाइंड करेगी और एक से अधिक कंपाउंड का, मोर देन वन कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट आपस में जब कंबाइंड किया अलग अलग रेशियो में, तो एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का निर्माण कर लिया, दूसरा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर लिया। तो जब दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कंबाइंड करके दो या दो से अधिक कंपाउंड, बोला मोर देन वन कंपाउंड, मतलब एक से अधिक कंपाउंड का निर्माण किया, जैसे एक में ये H2O का निर्माण कर लिया और दूसरा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ अ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास होगा वो कंबाइंड करेगी फिक्स मास में दूसरे एलिमेंट से, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, और उसका रेशियो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर होगा। इसका एग्जांपल समझिए, देखिए फिर से समझिए इस लॉ को। बोला गया टू एलिमेंट कैन कंबाइंड, जब दो एलिमेंट कंबाइंड करेगी टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ये दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड किया, एक बार तो H2O का निर्माण कर लिया वाटर का, और दूसरा बार जब कंबाइंड किया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो क्या बताया, मोर देन वन कंपाउंड का निर्माण हो गया। द मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास जो होगा, दैट कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे मास के फिक्स मास में दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइंड करेगी, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, और उसका होल नंबर क्या होगा, मास का होल नंबर क्या होगा, स्मॉल होल नंबर सेम होगा, मतलब एक रेशियो में होगी। क्या होगा दोस्त, एक रेशियो में होगा, या सेम भी हो सकता है। तो उम्मीद करती है पॉइंट समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड, ये बता ही चुके हैं, मेनली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, जब आपस में कंबाइंड किया तो 18 ग्राम वाटर का निर्माण कर लिया। दूसरा में देखिए हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम, जब आपस में ये कंबाइंड किया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 का निर्माण कर लिया। हेयर द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन बीच कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। देखिए फिक्स मास हाइड्रोजन से क्या किया, कंबाइंड किया। वेयर द सिंपल रेशियो, जहाँ पे सिंपल का रेशियो आया 16, सिंपल का रेशियो कितना है तो 16:32, जिसको हम लोग 16:32 सिंपल का रेशियो आया, जिसको 1:2 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक का मास क्या हुआ, फ्लैक्चुएट किया, लेकिन दूसरा का मास, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास था वो फिक्स रहा, मतलब ये बदला नहीं। फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम है, और वो कंबाइंड किसके साथ किया, मास ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, और उसका रेशियो 16:22 या 1:2 आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे। चलिए इस पॉइंट को हम लोग मोल के कंसेप्ट में भी देख सकते हैं। H2 जो 1 मोल है और O2 जो हाफ मोल, मतलब 0.5 मोल है। ठीक है, और ये जब कंबाइंड किया तो 1 मोल H2O का निर्माण किया, मतलब जल का निर्माण किया। 1 मोल हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड करके किसका निर्माण कर लिया, 1 मोल H2O का, वाटर का निर्माण कर लिया। दूसरे में देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 1 मोल H2 और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड करके 1 ही मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन का जो मोल है वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का मोल क्या है,
डिफरेंट है, लेकिन सिंपल हॉल रेशियो निकालिएगा तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं इस टॉपिक का। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो डॉल्टन साहब 1803 ईस्वी में दिया। इस लॉ के अनुसार क्या बताया, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट आपस में क्या करेगी, कंबाइंड करेगा, फॉर्मेशन करेगी एक से अधिक कंपाउंड का, तो उसमें द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइंड विथ फिक्स मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास होगा वो दूसरे एलिमेंट के मास के से जब रिएक्शन करेगी तो एक का मास फिक्स होगा। जैसे इस एग्जांपल में हाइड्रोजन का मास क्या था दोस्त, दोनों कंडीशन में फिक्स थी। फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, और उसका स्मॉल होल नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, स्मॉल होल नंबर के होगा। जैसे इसका एग्जांपल इसमें क्या दिया गया था दोस्त, तो दो कंपाउंड लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन निर्माण किया, H2O का निर्माण कर लिया, और दूसरा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन निर्माण कर लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जिसमें 16:32 या 1:2 के फॉर्मेट में सिंपल रेशियो आई। मोल के रूप में भी हम लोग देख लिए। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल और ये डिफिनेशन 100% समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाएगा आप बना ले जाएंगे। अगला रूल देखेंगे गे लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे लुसाक ने गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड लॉ दिया, और इस लॉ को काफी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, मेरा बस एक ही सपना है कि भारत के जितने भी गरीब से गरीब फैमिली के बच्चे हैं, जो गरीबी के कारण बड़े बड़े शहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनको घर पे, जिसके आसपास में, जिसके परिवार में कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, गाइडेंस करने वाला नहीं है, उन बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊं, ताकि वे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे। और गुरु दक्षिणा में सिर्फ हमें एक ही चीज चाहिए कि अपने जैसे गरीब 5 बच्चों को हेल्प कीजिए, ताकि वे भी अपने सपना को साकार करें। तभी जाकर के भारत से गरीबी दूर होगा। तो चलिए इसको फिर से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। इस लॉ की ओर आ जाते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय गे लुसाक इन 1808 ईस्वी में। मतलब 1808 ईस्वी में इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम, केमिस्ट का नाम क्या है, तो गे लुसाक है। गे लुसाक ने ही गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड लॉ दिया। तो ये सवाल देखिए अभी तो बहुत आसान है, लेकिन जब नीट का एग्जाम में बैठेंगे तो पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा एक साथ आएगा, तो सोच सकते हैं उस समय थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए लिख करके याद कीजिए। गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड लॉ देने वाले साइंटिस्ट का अगर नाम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा आप, बताइए। तो बताएंगे गे लुसाक है। कितना ईस्वी में दिया था, तो 1808 ईस्वी में। ही ऑब्जर्व डाइट व्हेन गैसेस कंबाइंड और are produced in chemical reaction they do so in a simple ratio by volume। बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर गैस कंबाइंड करेगी या प्रोड्यूस होगा किस में, तो केमिकल रिएक्शन में, तो वे अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होगा। वे अपने वॉल्यूम के किस में होगा दोस्त, सिंपल रेशियो में होगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 मोल और ऑक्सीजन ½ मोल। जो हाइड्रोजन कितना ml है, तो 100 ml है, और ऑक्सीजन कितना है दोस्त, तो 50 ml है। और ये आपस में रिएक्शन करके 100 ml वाटर का निर्माण कर लिया, जिसका सिंपल रेशियो क्या है, तो 2:1 है। 2:1 के सिंपल रेशियो में ये आएगा। तो बताया गया कि अगर गैस कंबाइंड करेगी या प्रोड्यूस होगा किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसके वॉल्यूम का वो सिंपल रेशियो में होगा। और वो सिंपल रेशियो कितना आया, तो यहाँ पे 2:1 आया। मतलब 2:1 के अनुपात में ये आई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड किया तो किसका निर्माण कर लिया दोस्त, तो वाटर का निर्माण कर लिया। हाइड्रोजन कितना ml, तो 100 ml, और ऑक्सीजन कितना ml, तो 50 ml। मोल के टर्मेट में हाइड्रोजन 1 मोल, ऑक्सीजन ½ मोल आपस में रिएक्शन करके और 1 मोल किसका निर्माण कर लेगा, वाटर का निर्माण कर लेगा। आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस
आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी गैस होगा उसको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जितने भी गैस को हम लोग लेंगे वहाँ पे सेम टेम्परेचर और प्रेशर भी होगा। मतलब टर्म एंड कंडीशन समझिए ये हुआ। जैसे आप जहाज़ का टिकट लेने के लिए जाते हैं या ऑफर देखते होंगे तो उसके नीचे या ढेर सारा चीज़ में टर्म एंड कंडीशन होता है। तो यहाँ भी टर्म एंड कंडीशन है कि सेम टेम्परेचर होना चाहिए और सेम क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी गैस क्या होगा, कंबाइंड होगा या प्रोड्यूस होगी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो सभी का क्या होगा, वॉल्यूम का सिंपल रेशियो होगा। इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो सेम टेम्परेचर होगा और सेम प्रेशर होगी। 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। और 100 ml किसका कौन क्या दिया, तो वाटर का वेपर दिया। 10 द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंड दैट इज 100 ml एंड 50 ml बियर अ सिंपल रेशियो। कितना के रेशियो में आया, तो 2:1 अर्थात 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आई। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में भी आ गया होगा और रिवीजन भी होगी। जोसेफ लुसेक गे लुसाक, लुइस जोसेफ लुइस गे लुसाक, यही है चाचा। इसके बारे में मैं गूगल पे सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, पूरा इसका जन्म कब हुआ, कब मरे, क्या क्या काम किए, सारा बात विकिपीडिया पे दे देगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे का पॉइंट समझिए। गे लुसाक वाज डिस्कवर अ इनर्ट गैस इन वॉल्यूम। देखिए समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गे लुसाक डिस्कवर ऑफ इनर्ट इंटीग्रल रेशियो इन वॉल्यूम relationship in actual the law of definite proportion by volume. The law of definite proportion started yearly. Law of definite proportion yearly मतलब अर्ली शुरू के समय में वाज विथ रिस्पेक्ट ऑफ मास, जो मास से रिस्पेक्टिव था। द गे लुसाक लॉ वाज एक्सप्लेन प्रॉपरली बाय वर्क ऑफ एवोगाड्रोस इन 1811। देखिए गे लुसाक लॉ जो है वो एक्सप्लेन किया गया किसके द्वारा, किसके वर्क को, तो वर्क ऑफ एवोगाड्रोस 1811 ईस्वी में। 1811 ईस्वी में जो एवोगाड्रो वर्क किया था उसको ये एक्सप्लेन किया, गे ऑफ लुसाक। गेज लुसाक का जो लॉ था, लॉ ऑफ डेफिनिट, यहाँ पे गैस से रिलेटेड जो लॉ था उसको इन्होंने एवोगाड्रोस के वर्क को एक्सप्लेन किया। यही बात इसमें दिया गया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट ये रूल है एवोगाड्रोस लॉ। लास्ट लॉ जो है वो क्या है, एवोगाड्रोस लॉ है। इन 1811 ईस्वी में एवोगाड्रो प्रपोज डाइट equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of mole। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैस होगा उसका इक्वल वॉल्यूम इसमें लिया गया है। एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए एंड प्रेशर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और वे क्या कंटेन करेगी, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को वे क्या करेगी दोस्त, कंटेन करेगी। देखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैस हैं उसका इक्वल वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या कंटेन करेगी, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखेगी। और ये लॉ किसका है, एवोगाड्रो का लॉ है। कितना ईस्वी में इन्होंने दिया था, 1811 ईस्वी में एवोगाड्रो साहब स्वयं इस नियम को दिए, इसलिए इसको एवोगाड्रो का लॉ भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए एनसीईआरटी कि इस लाइन को आकाश के माइंड मैप से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिए थे, दूसरा लॉ देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस या कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन, ये लॉ को हम लोग देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण लॉ है। इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेंट एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट।
इसका स्टेटमेंट क्या है, जो दिया गया कंपाउंड है वो ऑलवेज कंटेंट करेगी सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। वेट के आधार पे एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। वो ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन का स्टेटमेंट है। उम्मीद करते हैं ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अगला देखिए लॉ है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटेड दैट टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेगी और दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, एक से अधिक, मोर देन वन कंपाउंड, एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। एक मास जो होगा वो दूसरे मास के फिक्स मास से, एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के मास फिक्स मास से क्या होगा, क्या करेगी, कंबाइन करेगी। आर इन अ रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर। जैसे H2 और O2 का एग्जांपल लिए तो एक में H2O2 किसका निर्माण कर लिया, H2 एंड O2। अभी देखे थे एनसीईआरटी में H2O2 किसका निर्माण कर लिया था दोस्त, तो H2O का निर्माण कर लिया। दूसरा में H2 और O2 या हाफ O2 को समझ लीजिए, हाफ O2 किसका निर्माण कर लेगा, तो H2O2 का निर्माण कर लेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर लेगा। तो ये बातें उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और एनसीईआरटी में तो अभी ये हम लोग देखे भी हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी लॉ आपको समझ में आ गया। फिर तीसरा जो लॉ है वो बहुत महत्वपूर्ण लॉ है, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन गैस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, जब गैस कंबाइन करेगी या प्रोड्यूस करेगा किस में, तो केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वो क्या शो करेगा, सिंपल रेशियो किस में, बाय वॉल्यूम के आधार पे। एंड प्रोवाइडेड ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर। और इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए एंड सेम प्रेशर होना चाहिए। ये क्या है, लॉ ऑफ गे-लुसाक, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गे-लुसाक का लॉ भी बोल सकते हैं। लास्ट लॉ पढ़े अभी हम लोग, एवोगाड्रोस लॉ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके भी स्टेटमेंट को देखिए। एवोगाड्रोस लॉ प्रपोज डाइट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रोस लॉ प्रपोज किया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, जितने भी गैस का इक्वल वॉल्यूम में होता है वो सेम टेम्परेचर या प्रेशर पे क्या कंटेन करेगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखेगी। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ, ये सारा लॉ समझ में भी आ गया और क्विक रिकैप भी हो गई, और एनसीईआरटी के लाइन भी आप देख लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में 9th में तो काफ़ी डिटेल से पढ़े ही होंगे। इसका मुख्य स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। जॉन डाल्टन, जिनका कार्यकाल है 1776 से लेकर के और 1884 ईस्वी तक ये पूरा काम किए थे। जॉन डाल्टन का जो स्टेटमेंट है वो देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन 1808 में डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। ये नए सिस्टम केमिकल फिलोसफी को दिया, इन विच ऑफ प्रपोज्ड द फ्लोबिंग, जो नीचे दिया गया है उसका ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और एसर्शन रीजन आपका सवाल यहाँ से बन सकता है। तो चलिए हर एक स्टेटमेंट को देखते हैं। मेटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, जितने भी मेटर होगा वो इंडिविजुअल एटम से क्या होगा, कंसिस्ट होगी, मतलब कुछ स्पेसिफिक एटम से कंसिस्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, जितने भी एटम है गिवन एलिमेंट का, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, उसकी कैसा प्रॉपर्टीज होगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगा, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, और उसका मास भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास में, डिफरेंट एटम का एलिमेंट जो होगा वो मास में भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए इसमें ये दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट बना दिया। देखिए, ऑल एटम आर गिवन एलिमेंट
ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, जितने भी एटम है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, कोई भी हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हीलियम हुआ, ठीक है। ये लिथियम हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। चलिए इतना ही से समझ आएगा। देखिए बोला क्या है, ऑल एटम, जितने भी एटम हैं और गिवन एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटम, हीलियम का, लिथियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सबकी अलग अलग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टीज, हीलियम का अलग प्रॉपर्टीज, लिथियम का अलग, कार्बन का अलग, नाइट्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग होगा। और उसका मास भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इसकी मास इसके मास से अलग होगा, इस सब का मास अलग अलग होगा। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का 16 मास है। तो सबका आइडेंटिकल क्या है, मास है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, अलग अलग एलिमेंट का, जैसे देखिए इसका मान लीजिए 1 था, इसका 1 या 2 मान लीजिए, इसका 4 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 6 है ही, इसका 12, इसका 14 और इसका 16, ये मास है। ये क्या है, इसका मास है, ठीक है। तो क्या बताया गया है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मास है। देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और सबका मास भी, एक का मास 1 है, दूसरा का 4 है, 6 है, और कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो सबका क्या अलग अलग है। उम्मीद करते हैं ये दूसरा स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। दोस्त बस एक ही सपना लेके चलना है कि गरीब जितने भी लोग हैं, जो असहाय है, जिसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसको मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। जो कोटा पटना सिर्फ गरीबी के कारण नहीं जा पाता है, लेकिन उसके दिल में, उसके मन में, उसमें जोश, जुनून और साहस है अपने गरीबी को दूर करने के लिए, तो मैं उसको फ्री में पढ़ाऊँगा। कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। स्टडी से रिलेटेड जहाँ तक हो सके मैं हेल्प करूँगा आपको। चलिए तो तीसरा रूल देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। कंपाउंड आर फॉर्मेड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। कंपाउंड आर फॉर्मेड, कंपाउंड फॉर्मेट होगा व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जब डिफरेंट एलिमेंट का एटम कंबाइंड करेगी कौन सा रेशियो में, तो फिक्स रेशियो में। अगला स्टेटमेंट देखिए, चौथा स्टेटमेंट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा, तो एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। देयर आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ये ना ही केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, क्रिएटेड होगी, और ना ही ये केमिकल रिएक्शन में क्या होगा दोस्त, डिस्ट्रॉय होगी। ये कंजर्व होगा हमेशा, मतलब ये नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय के कंडीशन में आएगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये तो हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम होगा वो क्या होगा, रीऑर्गेनाइज होगी। ना ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किस में, केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये तो अभी हम लोग देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसका एनसीईआरटी के माइंड मैप से क्विक रिकैप कर लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज फ्लोइंग पॉइंट, निम्नलिखित पॉइंट को प्रपोज किया। पहला पॉइंट क्या है, देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, जितने भी मैटर है वो इंडिविजुअल एटम से कंसिस्ट होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, जितने भी एलिमेंट एटम है उसका, जितने भी ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट का जितना एटम होगा उसका आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगा, इंक्लूड आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास में एटम जो होगा डिफरेंट एलिमेंट का डिफर होगा किस में, मास में होगा। ये दूसरा था जिसको डिटेल से हम लोग देखे भी हैं अभी। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखिए, कंपाउंड आर फॉर्मेड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अगर वो डिफरेंट फिक्स रेशियो में क्या होगा, कंबाइंड करेगी
तब अगला केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन किस में इन्वॉल्व करेगी, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम में ये इन्वॉल्व करेगी। देर आर नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, और ना ही उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किस में, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएटेड कर सकते हैं। नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखेंगे। ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जितने भी एटम होगा उसके मास को एटॉमिक मास कहेंगे, और जो मॉलिक्यूल होगा जैसे एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब एटम हुआ तो उसके मास को एटॉमिक मास कहेंगे। और मॉलिक्यूल जैसे H2O, H2, H2O2, NaCl ढेर सारा है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, ये सब जो होता है सबका अलग अलग मास होता है, उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। बस याद रखिएगा एटॉमिक मास को हम लोग AMU यूनिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक AMU बराबर देख लीजिए, 1 AMU बराबर होता है 1.6605 इंटू 10⁻24 या 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, हम लोग एवरेज एटॉमिक, देखिए यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप दिया गया है और उसका रिलेटिव अबाउंडेंस एंड एटॉमिक मास AMU में तुलना भी किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जैसे कार्बन का आइसोटोप, ये उसका रिलेटिव अबाउंडेंस परसेंटेज में दिया गया है और एटॉमिक मास AMU में, ठीक है। तो कार्बन 12 है, इसका रिलेटिव अबाउंडेंस कितना होगा, तो 98.892%, और एटॉमिक मास कितना होगा, तो 12 होगा। कार्बन 13 का देखिए तो रिलेटिव अबाउंडेंस 1.108 होगा और एटॉमिक मास कितना होगा, 13.00335 होगा। उसका कार्बन 14 का देख लीजिए तो रिलेटिव अबाउंडेंस कितना होगा, 2 × 10⁻⁻10 होगा, और एटॉमिक मास AMU में कितना होगा, था 14.00317, मतलब 14 होगा, जनरली समझ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये जो फार्मूला दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक वेट का। एवरेज एटॉमिक वेट का जो ये फार्मूला है इसको याद रखेंगे और यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा सकता है, धड़ल्ले से पूछा भी जाता है। तो W1 x1 प्लस W2 x2 बटा x1 और x2, इसको psi1 भी बोल सकते हैं, psi2 भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग मोल ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला देखेंगे, सारा फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है और नीट में निश्चित रूप से एक सवाल तो इस फार्मूला से बनता ही है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। सभी फार्मूला देख लीजिए मोल निकालने का। मोल निकालने का पहला फार्मूला है N = नंबर ऑफ पार्टिकल बटा Na। दूसरा फार्मूला है N = गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। तीसरा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP पे गैस का वॉल्यूम अब बट्टा में 22.4 होगा, ठीक है। और N = PV/RT होते हैं, N = PV/RT थी। ये 4 फार्मूला है। N = नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na, N = गिवन मास बटा मोलर मास, और N = वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP बट्टा में 22.4 और N = PV/RT होगा। तो ये 4 फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, बार बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए तो सारा क्वेश्चन बना ले जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास है, इसको भी समझ लीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए, इसमें NCERT में एग्जाम्पल दिया गया है CH4, ठीक है। तो जितने भी इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है सब के मास को आपस में जोड़ देंगे तो ये पूरा किसका मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, इस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जैसे एक है कार्बन, तो कार्बन एक है, कितना है, एक है कार्बन, तो कार्बन आप प्लस में क्या करेंगे, 4 गुना में हाइड्रोजन का मास, तो कार्बन का कितना होता है बताइए, तो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 गुना 1 करेंगे, 4 गुना 1 तो कितना होगा, 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 इसका क्या होगा, एटॉमिक मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया, क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। पर देखिए कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होगा सबके मास को आपस में ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगी। तो यहाँ पे CH4 का मास, एक कार्बन का 12 होता है और 4 है हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का 4, तो 4 का 4 हो जाएगा।
एक हाइड्रोजन का एक होता मास, तो 4 का कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 12 और 4 16 हो जाएगा टोटल। उम्मीद करती हैं समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल नीट खुद ये एनसीईआरटी बता रहे हैं, H2O। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, H2O का है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। H2O में H2O जो है ये 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुना में 1 करेंगे, अब प्लस में कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो कितना हो जाएगा टोटल बताइए, टोटल तो 2 प्लस 16 18 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्या बताएंगे, 18 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को पढ़िए। अब देखिए एग्जाम्पल देख लिया, अब स्टेटमेंट पढ़िए। मॉलिक्यूलर मास इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होगा सबके एटॉमिक मास को जब आपस में ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगी। इट इज ऑब्टेन्ड अ मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। आपस में सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगी। एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों एग्जाम्पल को हम लोग देख भी लिए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे फार्मूला मास का। जो फार्मूला जैसे सोडियम क्लोराइड यहाँ पर दिए गए, डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट एलिमेंट इन देयर कंस्टिट्यूएंट। जब हम लोग सॉलिड स्टेट तो अब हटा दिया गया हमारे सिलेबस से, सॉलिड स्टेट जब पढ़ते तो इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। तो यही क्या है, सोडियम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, केटाइन होगा, और ये Cl जो होगा वो नेगेटिव एनायन होगा। तो ये सोडियम क्लोराइड ये आपस में निर्माण करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेती है। Na प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लेगी, NaCl का निर्माण कर लेगी। इसी को फार्मूला मास भी बोल सकते हैं। इसका मास निकालेंगे तो फार्मूला मास आ जाएगा। तो आज की क्लास में जो देखेगा उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन में पहला लॉ देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस ये बताया, नादर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये इसका स्टेटमेंट था। दूसरा देखिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसमें क्या बताया, कोई कंपाउंड है जो ऑलवेज कंटेन करेगी एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट का वेट के आधार पे, जिसमें क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए और इसका नेचुरल सिंपल देखिए और सिंथेटिक सिंपल भी देखिए, सबका देखिए जैसे कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन तो सब क्या है सिंपल और रेशियो में आई थी, सेम रेशियो में आया था, जिसको लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहेंगे। फिर अगला लॉ हम लोग देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें ये दिया कौन था, तो डाल्टन 1803 ईस्वी में दिया था। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके और H2O का निर्माण कर लिया और एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण कर लिया। उसके बाद गे-लुसेक लॉ भी देख लिए, उसका स्टेटमेंट भी देख लिए। ये गे-लुसेक साहब 1808 ईस्वी में इस नियम को दिए थे। इसमें सिंपल रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है, 2:1 आया था, तो ये भी देख लिए। उसके बाद एवोगाड्रोज नियम भी देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए इक्वल वॉल्यूम जितने भी गैस होगा ऑल गैस का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करेगी, और ये एवोगाड्रोज लॉ था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी हम लोग देख लिए, तो इस पॉइंट को भी, इसका स्टेटमेंट जो है उसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एटॉमिक मास से रिलेटेड, तो एटॉमिक मास को AMU से डिनोटेट करेंगे। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। इसको भी हम लोग देख लिए थे। आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ यही है, और इस पैराग्राफ से बताए थे नीट में सवाल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो फार्मूला जैसे एवरेज एटॉमिक मास W1 x1 प्लस W2 x2 बटा x1 x2 होगा। फिर मोल फाइंड करने के लिए 4 फार्मूला देखे, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बटा n इक्वल टू गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP बटा में 12.4 होगा, और n इक्वल टू PV बटा में RT होता है। तो PV इक्वल टू nRT से ये फार्मूला निकाला गया है। उम्मीद करते हैं ये भी बातें समझ में आ गया होगा। कार्बन का आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस एंड एटॉमिक मास भी देख लिए, ये टेबल में दिया गया है। तो ये पैराग्राफ भी समझ में आ ही गया होगा। इस पार्टिकुलर पैराग्राफ में दिया गया है एटॉमिक मास एंड
मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास दिया गया है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसका CH4 का दिया गया है और H2O का मॉलिक्यूलर मास दी गई है। CH4 का 16 आती है और H2O का 18 आती है, जो यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर फार्मूला मास भी हम लोग देख लिए NaCl का देखे, ठीक है। इसके बारे में तो बताए, सॉलिड स्टेट होता 3D स्ट्रक्चर में ये आती हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही देखे हैं। आगे के टॉपिक को आगे के लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।